सुप्रभात, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गुलाम बाजार। आज हम सभी लोग नाटक और कहानी में क्या समानता होती है और क्या अंतर होते हैं आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम का यह प्रश्न है और इस प्रश्न के जो मार्क होते हैं वो 4-4 नंबर में यह क्वेश्चन आते हैं और बड़ी तत्परता के साथ इन प्रश्नों का उत्तर हमें देना रहता है। नाटक, पहला हम देखें नाटक क्या होता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, नाटक एक रंगमंची विधा होती है। नाटक की पहली जो विशेषता होती है वह होती है एक रंगमंची विधा होती है। रंगमंच पर यह प्रस्तुत की जाती है और इसके अनेक बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को हम ध्यान से देखें कि नाटक और कहानी में किन बिंदुओं की समानता होती है और क्या दोनों में अंतर होता है। जब तुलनात्मक रूप से दोनों का अध्ययन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर नाटक और कहानी में क्या समानता होती है और क्या उसमें अंतर होता है। तो पहला जो दोनों में समानता होती है कहानी और नाटक में, तो पहली जो समानता होती है वो होती है कथानक। बिंदु होते हैं नाटक के और कहानी के भी ये बिंदु होते हैं। दोनों में कथानक का होता, इसमें भी कथानक, इसमें भी कथानक। इसमें भी पात्र होते हैं और इसमें भी पात्र होते हैं। संवाद इसमें भी होते हैं, इसमें भी संवाद होते हैं। देश काल वातावरण इसमें भी होता है। वह वातावरण, इसमें भी देश काल और वातावरण। भाषा शैली इसमें भी होती है। इसमें भी भाषा शैली होती है। निष्कर्ष इसमें भी होते हैं। इसमें भी निष्कर्ष होते हैं। ये तो समानता हो गई। कथानक का मतलब होता है विषय वस्तु। पात्र जो होते हैं, जो अभिनय करने वाले होते हैं, अभिनय जो करते हैं वह पात्र हो जाते हैं। संवाद, अभिनयकर्ता के साथ जो बात कही जाती है वह संवाद हो गए। वातावरण, देश काल निश्चित होते हैं, यह भी हो जाते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है? ये तो समानता हो गई। किसमें भी कथानक होता है, कथोपकथन भी होता है। कथोपकथन, इसमें भी कथोपकथन होता है। तो फिर अंतर क्या हो जाता है दोनों में? ये तो समानता हो गई। देखिए, हमने बताया कि नाटक एक क्या है, रंगमंची विधा है। क्या होता है? नाटक जो होता है वह रंगमंच पर, रंगमंची विधा होती है और इसको हम कहते हैं रंगमंची विधा। रंगमंची विधा क्या क्या मतलब होता है कि इसके जो विषय होते हैं, वह विषय जो होते हैं ना, उसको इसमें जितने भी पात्र होते हैं वह सभी पात्र रंगमंच पर आते हैं।
एक स्टेज होता है, उस स्टेज पर आकर बारी बारी से अपने संवाद को प्रस्तुत करते हैं, तो इसलिए इसको रंगमंची विधा कहा गया। इसमें क्या होता है, एक ही वक्ता होता है, एक ही वक्ता जो होता है सभी पात्रों के संवाद को क्या कर देता है, प्रस्तुत कर देता है। कहानी में क्या होता है, एक ही वक्ता जो होता है सभी पात्रों के संवादों को प्रस्तुत करता है। इसमें पात्र जो है रंगमंच पर नहीं आते हैं, एक अंतर हुआ। दूसरी बात, इसमें कोई वेशभूषा नहीं है, इसमें कोई वेशभूषा नहीं है, इसमें एकदम वेशभूषा का जिक्र किया जाता है। सबके अपने अपने वेशभूषा होते हैं। जैसे रावण लक्ष्मण संवाद चल रहा है, तो रावण का जो वेशभूषा है उस पहनावे को हम देखकर हम जान जाते हैं कि यह रावण है। परशुराम जी की वेशभूषा को देखने के बाद हम समझ जाते हैं कि यह परशुराम जी हैं। लक्ष्मण जी के वेशभूषा को, राम जी के वेशभूषा को देखने के बाद हमें यह अनुभव कर लेते हैं कि राम और लक्ष्मण हैं। तो वेशभूषा का काफी महत्वपूर्ण प्रयोग यदि होता है वह नाटक में होता है। नाटक में जितने भी पात्र होते हैं सभी पात्रों के अपने अलग अलग संवाद होते हैं, और उन संवादों के लिहाज से देखा जाए तो उनके अलग अलग वेशभूषा भी होते हैं। अलग अलग वेशभूषा होने के नाते लोग अपने वेशभूषा की विशेषताओं को वजह से भी पहचाने जाते हैं। इसलिए नाटक कहानी से अलग हो जाता है वेशभूषा के कारण। दूसरी बात, नाटक में जो भी पात्र होते हैं उनके अपने संवाद होते हैं, और जो पात्र होते हैं वो अपने संवादों को बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से पर्दे पर के पीछे आकर स्टेज पर या रंगमंच पर अपने संवाद को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि महाभारत का या राम लीला का, रामायण का रंगमंच पर मंचन हो रहा है, तो सभी पात्र एक ही बार नहीं आ जाएंगे। जिनके साथ संवाद है वही लोग आएंगे, और फिर अपने संवाद पूरा होने के बाद वह चले जाएंगे, दूसरे पात्र आएंगे। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि संवाद जिनका है वही लोग रंगमंच के पर उपस्थित रहेंगे, और जिनका नहीं है वह पर्दे के पीछे रहेंगे। लेकिन सभी पात्र अपने अपने संवाद की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपने अपने संवाद को ही बस प्रस्तुत करेंगे, किसी दूसरे पात्र के संवाद को प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन वही तो कहानी होती है, कहानी में एक ही वक्ता जो होता है, और एक ही वक्ता उस पूरे विषय में जितने भी पात्र आए हुए हैं और उन पात्रों के जितने भी संवाद आए हुए हैं उन सभी संवादों को वह अपनी भाषा शैली में क्या करता है, प्रस्तुत करता है। लेकिन नाटक में वही दूसरी बात है, नाटक में जो पात्र होता है वह अपने संवाद को अपनी भाषा शैली के माध्यम से अपने व्यवहारिक आवाज में उसको सजीवता देने का प्रयास करता है। वही इसमें इस तरह के बात नहीं, इसमें एक वक्ता होता है और पात्रों के जो संवाद है उनको अपनी जीवन शैली में अपने व्यवहारिक आवाज में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह बहुत बड़ा अंतर होता है। इसमें वेशभूषा नहीं होता है, इसमें वेशभूषा होता है। इसमें रंगमंच नहीं होता है, इसमें रंगमंच होता है। इसमें प्रत्येक पात्र अपनी बात को रखता है, इसमें सबकी बात एक ही व्यक्ति रखता है। तो इस तरह से इसमें अंतर होते हैं। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं नाटक और कहानी में समानता भी ज़्यादा दिखने को मिलती है, लेकिन अंतर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस अंतर की वजह से कहानी में भी विषय वस्तु है। कहा जाता है कि बिना शीर्षक के, बिना विषय वस्तु की कोई कहानी नहीं बन सकती है। बिना विषय वस्तु, बिना शीर्षक का कोई नाटक भी नहीं बन सकता है। तो कहानी में भी पात्र होते हैं,
नाटक में भी पात्र होते हैं। तो मौलिकता के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कहानी होती है, दोनों में पात्र होते हैं, दोनों में संवाद होते हैं। उन संवादों के माध्यम से हम अपनी बात को लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। समझ में कौन सा ज़्यादा आता है, बात यह निर्भर होती है। तो नाटक जैसा हम जानते हैं कि श्रव्य और दृश्य में होता है, यानी नाटक के जो रंगमंच होते हैं उसमें पात्र जब बोलते हैं तो उनको हम सुनकर भी समझते हैं और उनके हाव भाव, उनके कौशल, अपने संवाद के हिसाब से उनके शारीरिक उतार चढ़ाव, वेशभूषा इत्यादि को देखने के बाद भी हमें नाटक बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। कहते हैं संचार का उद्गम जब हुआ तो उतने ज़्यादा जब मीडिया के स्रोत विकसित नहीं हुए थे, तो ऐसे स्थिति में नाटकों के माध्यम से लोगों को ज्वलंत जो मुद्राएं होती थी, विषय होते थे, वह लोगों को समझाने का हम प्रयास करते थे और लोग नाटक के माध्यम से बहुत जल्दी समझ भी जाते थे। व्यापक रूप में देखा जाए तो नाटक छोटे छोटे रूप में आएंगे तो नाटिका, नुक्कड़ नाटक के नाम से भी यह नाटक चलते हैं। वहीं जो कहानी होती है, कहानी में एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरी कहानी सुना दी जाती है। कहानी एक अंक की भी होती है, 2 अंकों में भी होती है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा कहानियाँ आपको एक अंक में मिलेंगी। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि नाटक ज़्यादा रुचिकर होता है क्योंकि उसके अनेक पात्र होते हैं और अनेक पात्र अनेक वेशभूषा के साथ अपने आप को पर्दे पर व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। जैसा हम पर्दे पर जब ज़्यादा देख कर और उनको सुनते हैं तो फिर हमें वह बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसलिए कहा गया कि नाटक वह सक्रिय माध्यम है जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन विषय वस्तु को बड़े सहज और सरल रूप में हम दर्शकों को समझा सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं और लोग देखने के बाद उसको सहज रूप से समझ भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह है, इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि नाटक में कथानक, कथोपकथन, पात्र, संवाद, देश काल, वातावरण का बड़ा प्रभाव होता है। देश काल वातावरण के अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। जैसे आज़ादी के पहले आप देखेंगे तो देश में ज़्यादा जो नाटक प्रस्तुत किए जाते थे वह राष्ट्रपरक नाटक, राष्ट्रीयता को केंद्र में रखा जाता था। देश कैसे आज़ाद होगा, आज़ादी क्यों आवश्यक है, आज़ादी हमें लेने के लिए क्या करना चाहिए इत्यादि बड़े बड़े उस समय के जो क्रांतिकारी व्यक्ति थे उनके ऊपर वह नाटक का मंचन किया जाता था और फिर वह लोगों को दिखाने का उसका उद्देश्य होता था, निष्कर्ष होता था कि लोग देखें और लोगों के अंदर राष्ट्रपरक मूल्यों का विकास हो, लोग जागरूक हों, जागृत हों और देश की आज़ादी के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आए। और फिर कहते हैं गांधी जी अकेले चले थे लेकिन कारवां लग गया था, उनके पीछे चलने वालों की लाखों हजारों की संख्या में परिवर्तित हो गई थी। उसी तरह से निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि नाटक का एक देशकाल होता है और उस देशकाल के माध्यम से नाटक यह प्रयास करता है कि उस समय की जो मांग है, उस समय की जो जरूरत है, उस वातावरण के हिसाब से वह अपने नाटक को व्यवस्थित करता है और लोगों के अंदर उस नाटक के माध्यम से लोक भक्ति, जन भक्ति भावनाओं को जगाने का प्रयास करता है और फिर वह एक निष्कर्ष निकल के आता है। ऐसी स्थिति में कहानी के माध्यम से भी, कहानी में जब वक्ता अपनी कहानी पूरी सुनाता है तो सुनाने के बाद वह यह बताता है कि अभी हम वहाँ पे प्रेमचंद जी द्वारा लिखी हुई कफन की कहानी सुन रहे थे जिसमें यह बताया गया, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिली या इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है इत्यादि वक्ता के द्वारा अंत में बताया जाता है। और फिर इस तरह से हम निष्कर्ष के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं और वह हमारे जीवन में एक वास्तविकताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं।
कहते हैं नाटक हमारे जीवन की वास्तविकताओं से एकदम जुड़ जाता है। जैसे शुरू होता है वो हमारे जीवन से जुड़ जाता है। कहानी में जब वक्ता बताकर और जब वह हमारे जीवन से जोड़ने का प्रयास करता है तब जाके हम उससे जुड़ पाते हैं। इस तरह से आज की वीडियो हम बस इतना ही देखें कि कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। मुझे आशा कि आपको जरूर समझ में आई होगी।